ओके, तो लास्ट क्लास में हमने स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग की पढ़ ली थी और साउंड वेव को भी स्टार्ट करा था। साउंड वेव का बेसिक्स अपन ने कंप्लीट करा था और साउंड वेव की इंटेंसिटी, एनर्जीज, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी थी। ठीक है, तो इन पे बेस्ड मैंने आपको जो बिगिनर बॉक्स है वो बोला था करने के लिए। आई होप कि सबने करा है। तो अगर उसमें कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस करते हैं और फिर आगे अपन स्टैंडिंग वेव इन साउंड, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बताते जाइए आपके जो जो डाउट्स है, पहले तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मैं मेरे पास ओपन कर ले रहा हूँ। मेरे पास, आप आपके पास ओपन कर लीजिए जो मैंने आपको मॉड्यूल सेंड किया था और उसके डाउट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, साउंड वेव्स का BB1 के पहले जो स्टैंडिंग वेव इन रोप होती है उसका भी बिगिनर बॉक्स एक बार देख लो आप। उसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे। BB4 था स्टैंडिंग वेव इन रोप पर। पेज नंबर किस पे दिख रहा है मुझे? ये पेज नंबर 112, 112। तो इस पे, इस बिगिनर बॉक्स में कोई डाउट है तो बता दीजिए आप। 2 मिनट सर। हाँ, देख लीजिए जल्दी से। सर BB4 में क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। BB क्वेश्चन 9 का बी पार्ट, व्हाट आर दिस क्वांटिटीज एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम नोड। क्वेश्चन बोला है स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 5, उसका म्यू दे रखा है, स्ट्रेस टेंशन दे रखा है, बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट 60 सेंटीमीटर अपार्ट। 60 सेंटीमीटर अपार्ट है। अब क्या बोला है? द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन एंड एम्पलीट्यूड एट वन ऑफ इट्स एंटीनोड इज 0.25। सेकेंड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रही है। सेकेंड ओवरटोन, दोनों एंड पे फिक्स स्ट्रिंग, मतलब फंडामेंटल का 3 टाइम फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी इसमें जो चल रही है स्ट्रिंग में वो ये आनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। अच्छा, वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो वेवलेंथ कैसे निकाल देंगे? वेव स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दो। वेव स्पीड होती है √T/μ, सॉरी ये म्यू था, अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये आपको वेवलेंथ मिल जाएगी, है ना। अब वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। और थोड़ा सा और अच्छा तरीका वेवलेंथ निकालने का जो है, अब स्ट्रिंग में थर्ड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन है। सेकंड ओवरटोन है मतलब कि थर्ड हार्मोनिक है। थर्ड हार्मोनिक है तो 3 लूप बन रहे होंगे इसके अंदर। तो लेंथ जो होना चाहिए स्ट्रिंग की वो 3 टाइम्स λ/2 होना चाहिए। एक लूप की जो लेंथ होती है वो होती है λ/2। 3 लूप बनेंगे क्योंकि सेकंड ओवरटोन है। फंडामेंटल का पहला ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, मतलब थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप बनेंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी 3 λ/2। लैम्डा मिल जाएगा। अब लैम्डा पता है, एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड भी दे रखा है। तो आप याद करिए स्ट्रिंग में वेव इक्वेशन जो होती थी स्टैंडिंग वेव बनते समय, वो होती थी उसका एंटीनोड पे एम्पलीट्यूड A इंटू साइन kx cos ओमेगा टी। मैं साइन kx क्यों ले रहा हूं? बिकॉज मैं मान के चल रहा हूं कि जो नोड एक फिक्स है, जो एंड फिक्स है वो x इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू 0 पे नोड होना चाहिए, तो x इक्वल टू 0 डालने पे 0 मिलना चाहिए मुझे। x इक्वल टू 0 डालने पे 0 मिलने के लिए क्या होना चाहिए? साइन की इक्वेशन होना चाहिए यहाँ पे। ये समझ में आया? ये इक्वेशन समझ में आई? यस सर। चलिए, तो अब आपको x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर डालना है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको x डालना है 5 सेंटीमीटर। के आप निकाल सकते हो 2π/λ, है ना। और वहां पूछा क्या आपसे? दिस क्वांटिटी मतलब क्या है? मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग एट एंटीनोड। तो आपको मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड पूछा है। वेलोसिटी जो मैक्सिमम आती है स्ट्रिंग में, एसएचएम में, वो होती थी एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। और यहाँ जो एम्पलीट्यूड होगा इस पोजीशन पे, वो ये इक्वेशन दिखेगी। पोजीशन के साथ जो एम्पलीट्यूड होगा वो बदल रहा है, वो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? इनटू ओमेगा कर दो, तो ये मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। और फिर एक्सेलरेशन के लिए एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा स्क्वायर कर देना। यस। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बनती है तो अलग अलग पोजीशन का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। किसी पोजीशन x पे एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ये पूरा अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो a लिखा है ये क्या है? एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड। एंटी नोड पर एम्पलीट्यूड। हमने जो इक्वेशन डिराइव करी थी ना उसमें 2a आया था। वहां 2a होता है, मेरे 2a को यहाँ a लिख दिया। कोई आप चाहो तो उसको 2a लिख लो, मतलब आप उसको 2a भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये 2a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ये याद रखना। क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड दिया है एंटी नोड पे, तो 2a की वैल्यू दी है।
ठीक है, यस सर। चलिए और कोई डाउट बताइए इसमें। सर 6th। Shape of string on which standing waves are produced at t equal to 0 shown. The suitable equation of standing wave can be. wave equation क्या होना चाहिए? दोनों एंड फिक्स है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर, है ना, और बीच में आपको एक x इक्वल टू 0.5 पर भी आपको नोड दिख रहा है, तो इन तीन जगह पे नोड होना चाहिए। तो x इक्वल टू 0 पे नोड है, तो साइन वाली x के साथ जो इक्वेशन होना चाहिए साइन वाली होना चाहिए, तो t 0 पे, है ना, तो अपनी इक्वेशन ऑप्शन देखो, तो A और B दो ऑप्शन पॉसिबल है, क्योंकि CD में तो क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 पे नोड नहीं मिल रहा है CD ऑप्शन में, वहां पे cos के x है ना, तो x 0 पे cos की वैल्यू 0 नहीं आएगी। यस सर। फिर अगर इक्वेशन साइन वाली होती, जैसे B वाली जो इक्वेशन है A sin के x sin ओमेगा t, तो साइन वाली होती तो t 0 पे सब कुछ 0 मिलता ना, गलत हो गया ना ये तो इक्वेशन cos वाली होना चाहिए, A वाला ऑप्शन होना चाहिए, है ना। t0 डालने पर हमें जो शेप है वो दिखना चाहिए ना, तो वो तो A ऑप्शन से आएगा। यस सर। ठीक है, चलो और सर 8th का सेकंड। 8 का सेकंड, 8 का सेकंड, A string with linear mass density दे रखा है, टेंशन दे रखा है, fixed at both end, one of the resonance frequency दे रखा है, ये तो क्लास में करा था अपन ने। म्यू और टी दे रखा है, दो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी है, इनका डिफरेंस जो होगा वो फंडामेंटल होगा, तो फंडामेंटल आ जाएगा। और फिर पूछा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी निकाल देना। फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या होगा, 3 हटा देना, 1 कर देना। सर बी वाला नहीं आ रहा है, व्हाट हार्मोनिक द वन गिवन। तो जो फ्रीक्वेंसी दी है वो फंडामेंटल का कितना टाइम है, फंडामेंटल से डिवाइड कर दो, फंडामेंटल 75 आएगा, इनका डिफरेंस 375/75 कर दो, तो 5th आ जाएगा। ओके सर। यस सर। फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल का कितना टाइम होता है उतना हार्मोनिक होता है। ठीक है, चलो और बताओ। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7। हाँ क्वेश्चन 7 भी बोला मेरे पास। इन अ स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ये पूछा है इन वन टाइम पीरियड ऑल द पार्टिकल आर साइमल्टेनियसली एट रेस्ट ट्वाइस, एक टाइम पीरियड में सारे पार्टिकल एक साथ दो बार रेस्ट पे आते हैं। तो जब स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन देखो जैसे ये होती है, ये कॉस वाला टर्म जब जब 0 होगा तब तक सारे पार्टिकल का y 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और सब मीन पे आ जाएंगे। और ये एक टाइम पीरियड में दो बार होता है ना, कॉस की वैल्यू 1 से चालू होती है, फिर एक टाइम पीरियड में दो बार 0 होती है कॉस की वैल्यू, तो सही लिख रहे हैं ये लोग, है ना। अच्छा ये तो रेस्ट पे बोला है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, इन्होंने बोला है रेस्ट पे दो बार आएंगे, तो ये भी सही है, क्योंकि रेस्ट पे आना मतलब कि स्पीड 0 होना, तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता है तो स्पीड 0 होती है, तो ये भी सही बात है, जब एक्सट्रीम पे दो बार आएंगे पार्टिकल एक टाइम पीरियड में, ये भी सही है वैसे। फिर बी बोला है ऑल द पार्टिकल मस्ट बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियसली वन इन वन टाइम पीरियड, ऑल पार्टिकल मस्ट बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियसली वंस इन वन टाइम पीरियड, सारे पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक साथ आएंगे ऐसा बोला है, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब स्टैंडिंग वेव बनती है, जैसे ये वेव बनाई, तो जो कुछ पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है तो कुछ नेगेटिव एक्सट्रीम पे होते हैं, नोड के आइदर साइड देखो अपोजिट फेज होता है, थोड़ी देर बाद अगर डायग्राम बनाओगे तो हो सकता है कि स्ट्रिंग थोड़ा सा कम एम्पलीट्यूड हो गया, ऐसा हो गई, फिर और थोड़ी देर बाद सीधी हो गई, फिर और थोड़ी सी देर बाद देखेंगे तो जो ऊपर थे वो नीचे जाने लगेंगे और जो नीचे थे ऊपर जाने लगेंगे, तो ऐसा अपन को टाइम के साथ दिख सकता है, एक ही स्ट्रिंग में धीरे धीरे देखे तो टाइम के साथ ऐसा दिख सकता है ना। तो नोड के आइदर साइड में पार्टिकल, इधर वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो उधर वाले नीचे जा रहे हैं, इधर वाले पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम पे, एक साथ दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम पे नहीं आते, अपोजिट फेज में होते हैं नोड के आइदर साइड, दिख रहा है। तो इसका आंसर है ना 9th कौन सा क्वेश्चन था अपना, 7 था, बी बोला था 7th में कि ऑल द पार्टिकल मस्ट बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियसली वंस इन अ टाइम पीरियड, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी, ऑल द पार्टिकल मे बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियसली वंस इन टाइम पीरियड, मे बी लिखा है तो ये सही हो गया, क्यों, हो सकता है कि स्ट्रिंग में एक ही लूप बन रहा हो, एक ही लूप बन रहा हो तो पॉसिबल है ये, भाई सेकेंड लूप बने ही नहीं, स्ट्रिंग हो ही छोटी सी, तो सबके सब एक साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आ सकते हैं फिर जब स्ट्रिंग ही छोटी है तो,
तो सर फिर तो बी भी सही होना चाहिए ना। बी में मैं नहीं लिखा ना, मस्ट लिखा ना। मस्ट, मस्ट समझते ना, मतलब जरूरी है, होना ही चाहिए। सर अगर सिंगल एसी बनेगी तो मस्ट है ना। अरे तो सिंगल बने जरूरी है क्या? नो सर। फिर यस सर। मस्ट का मतलब कि चाहे जो सिचुएशन हो, होना ही चाहिए। तो हर सिचुएशन में थोड़ी हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर केस में हो रहा है, तो उसको मस्ट थोड़ी बोल सकते हैं अपन, यस सर। है ना। डी, ऑल द पार्टिकल्स आर नेवर एट रेस्ट साइमल्टेनियसली। सारे पार्टिकल्स एक साथ रेस्ट पे नहीं आते कभी भी। ये भी गलत है, क्योंकि अपन ने ए ऑप्शन बात करी ना कि सब एक साथ रेस्ट पे आते हैं एक्सट्रीम पे पहुंचते जब, तो ये गलत है। डी ऑप्शन हो गया क्वेश्चन। और बताओ। पर सर जब एक पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पे आता है तो दूसरा तो किसी और पोजीशन पे मूव कर ही रहा होता है ना। मतलब सर क्या कहा सपोज आपने? एक पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, तो उसका हाँ, दूसरा पार्टिकल जो रेस्ट पे वो तो ट्रैवल करेगा ना। ये सभी एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंच रहे, सबकी स्पीड जीरो होगी ना। ये cos ओमेगा टी टर्म अगर इसको डिफरेंशिएट करो, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी में cos के बदले sin आ जाएगा बस। साइन वाला टर्म अगर जीरो हो गया तो सबकी स्पीड जीरो आएगी ना। यस सर। समझे? तो चाहे किसी भी पोजीशन पे देखो, सबकी स्पीड एक साथ जीरो होगी। टाइम जीरो डालने, टाइम का जो भी वैल्यू डालेगी उसमें, cos है तो साइन आ जाएगा, साइन में t जीरो डालने पे जीरो हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, ऐसे देख सकते हो इक्वेशन से। चलो और बताओ, हो गए सब ये? सर 9th में बता। 9th भी बता ही दो। 9th अभी तो बात करी अपन ने, तो शुरू में पहला क्वेश्चन 9th की तो बात करी थी। हाँ, ये लिखा हुआ भी देखो, 9th का सॉल्यूशन अपन ने देखा था, है ना। स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी सब ये करा तो था अभी थोड़ी देर पहले। सर वो लेट ज्वाइन। अच्छा, तो अभी कर लिया बेटा अपन ने वो। और बताओ। सर रेस के क्वेश्चन में डाउट है। A हाँ बोलो। sonometer under tension of a load vibrates with a fundamental frequency 1200 Hz. When the load is completely immersed in water, it vibrates with a frequency 1000 Hz. What ठीक है, will be the frequency when the load is completely immersed in a liquid of specific gravity 1.2? ठीक है, तो आपने क्या सोचा? सर मेरे को सोच ही नहीं पाई। क्यों नहीं सोच पाए? क्या क्या करा क्वेश्चन में, बताओ। सर सोनोमीटर की बात की है, हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, फिर उस सोनोमीटर को पहले वाटर में इमर्ज किया, सोनोमीटर तो को नहीं डाला है, ढंग से पढ़ो। मतलब सर वो लोड को डाला है। हाँ, किसी का हाथ पानी में डालना और किसी को पूरे पानी में डालना फर्क होता है ना। यस सर। ठीक है, तो बोलना सही से चाहिए, ढंग से पढ़ना चाहिए। बताओ क्या करा है, सोनोमीटर में जो लोड था उसको पानी में डाला है, तो लोड को पानी में डालने से क्या होगा? सर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अरे कम तो हो गई है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर लोड को पानी में Tension- डालेंगे तो लोड पे क्या होगा? पानी की वजह से लोड पे बॉइंट फोर्स लगेगा। बॉइंट फोर्स होगा। हाँ, यस बॉइंट फोर्स से उसका वेट कम हो जाएगा। यस यस सर। तो वेट जो होगा वो अपरेंट वेट का कुछ याद है आपको रिलेशन? अपरेंट वेट होता है रियल वेट इंटू 1 - 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी। जीपीएम पढ़ लिया? यस चल रहा सर। है सर। चल रहा है, तो ये याद है, ये याद होना चाहिए था इस क्वेश्चन को करने के लिए। यस जब सर। अपन ने किसी वेट को पानी में डाल दिया तो उसका वेट बदल जाता है ड्यू टू द बॉयंसी फोर्स, उसका वेट हमें कम फील होता है। तो उसका वेट क्या फील होता है वो ऐसे निकाल सकते हैं, जो एक्चुअल वेट था इंटू 1 - 1 बाय रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी का रेशियो, ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी का सम होता था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती थी 1/12 √T/μ। इसमें जो T था ना, ये तुमने ऑब्जेक्ट जो डाला था उसका वेट है। अब ऑब्जेक्ट का वेट पानी में डालने से बदल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो अब तुम कर सकते हो, मुझे लगता है जो यस फ्रीक्वेंसी सर। है ना, अब रेशियो वेशियो से तुम निकाल सकते हो चीजें। चलो और बताओ। सर BB2 का 6th क्वेश्चन सर। पढ़ो BB2 का 6 मैं भी देख लेता हूँ। डायग्राम में उसमें सर। तो क्या हुआ, बोल क्वेश्चन तो बोल दो। कौन सा BB2 का 6th क्वेश्चन। 6? क्या समस्या है इसमें?
Find the distance from the top at which the pulses will cross each other. काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स का, दो वेव पल्स चल रही है ना, और जो क्वेश्चन में म्यू दिए है वो अपन को बोला नहीं कि बहुत ज्यादा है, तो ऐसा मान लो कि म्यू बहुत कम है, रस्सी बहुत है ना, जो नीचे वेट लटका रखा है ना सी, उसके कंपेयर में बहुत लाइट है, ठीक है। टू रोप्स ऑफ लेंथ L and L/2 आर मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड म्यू बाय 4 रिस्पेक्टिवली आर जॉइंट एट B एंड हैंग वर्टिकली। हेवी मास बोला है हेवी मास है, हेवी है इसका मतलब क्या हो गया कि रस्सी में ऊपर से नीचे तक टेंशन एक जैसा हो जाएगा, रस्सी का जो मास है उसको निग्लिजिबल मान लो आप, समझे, रस्सी का मास निग्लिजिबल है, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि नीचे हेवी मास लटका है ना, तो हेवी के कंपेयर में अपन दूसरे मास को तो निग्लेक्ट कर ही सकते हैं ना, रस्सी का जो भी मास होगा, है ना। यस सर। चलो, तो अब पूरे रोप में टेंशन जो हो जाएगा सब जगह, वो इसका वेट हो जाएगा, इसका वेट अगर mg था तो सब जगह टेंशन हो जाएगा mg, सब जगह टेंशन हो जाएगा mg, ठीक है, नीचे का मास का जो भी वेट है उसकी वजह से। अब यहाँ पे वेव क्रिएट करी, यहाँ पे वेव क्रिएट करी, इसका मास पर यूनिट लेंथ अलग दिया है, म्यू दिया है, इसका म्यू बाय 4 दिया है, म्यू बाय 4 है तो स्पीड यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। यहाँ पर अगर वेव पल्स की स्पीड v है तो यहाँ पे वेव पल्स की स्पीड कितनी होगी, 2v होगी, क्योंकि म्यू बाय 4 है। अब यहाँ पे वेव, ये वेव जितने टाइम में L/4 चलेगी, ये L बाय कितनी डिस्टेंस दी है, 2 दी है ना, ये L/2 दी है, तो जितने टाइम में यहाँ की वेव L/2 चलेगी वो वाली L/4 ही चलेगी, सही है क्या भाई, स्पीड आधी है ना, तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल और इसकी डिस्टेंस ट्रेवल में हाफ का रिलेशन होगा, ये हाफ चलेगी डिस्टेंस, तो ये वेव ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गई, अब यहाँ पहुंचते से हेवी स्ट्रिंग में आ गई तो इसकी स्पीड भी v हो गई, और उतनी देर में ये वेव यहाँ पहुंची थी, ऊपर से L/4 डिस्टेंस नीचे, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची, 3L/4, समझ में आ रहा है। यहाँ टॉप से वेव पल्स बनाई, यहाँ बॉटम से वेव पल्स बनाई, ये बॉटम की वेव पल्स 2v स्पीड से चल रही है, तो L/2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो भी इसको टाइम लगा उतने टाइम में ऊपर वाली पल्स हाफ डिस्टेंस चलेगी, बिकॉज स्पीड हाफ है, तो L/4 ही चली वो। अब ये वाली पल्स मूव करके यहाँ आ गई, अब दोनों एक ही रोप में है तो स्पीड सेम हो गई दोनों की, अब दोनों पल्सेस आपको v स्पीड से एक दूसरे की तरफ आते दिख रही है और इनके बीच की स्पीड 3L/4 है, सेम स्पीड है, तो एग्जैक्टली इसके बीच वाले पॉइंट पर मिल जाएगी दोनों, तो कहाँ मिलेगी, ये जो डिस्टेंस 3L/4 थी उसका हाफ होगा यहाँ पे 3L/8, अब तुम टॉप से बता सकते हो कितने डिस्टेंस से मीट कर रही है, डायनामेटिक्स क्वेश्चन हो गया एक तरह से, ये समझ में आया मैंने क्या करा यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो पूछा था फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एट विच द पल्सेस विल क्रॉस ईच अदर, तो कहाँ मीट करेगी बताना है, तो दोनों किस पोजीशन में मिलने वाली वो ढूंढना था, तो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया, स्पीड डिस्टेंस से अपन निकाल सकते थे। चलो और बताओ, ठीक है, साउंड वेव वाले बिगिनर बॉक्स पे आ जाए, साउंड वेव का बिगिनर बॉक्स, BB1 साउंड वेव्स का, BB1 साउंड वेव्स का, ये भी दिया था आपको होमवर्क में, तो बताइए इसमें कोई डाउट, BB1 इन साउंड वेव्स, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना जरा। sir, a sound source of a small size produces a spherical sound wave with a frequency of 3 kilohertz in air. At a distance of r1 is equals to 100 meter from the source, the sound loudness level is L1 equals to 60 decibel. The sound loudness level at the distance of r2 equals to 200 meter is. And 200 मीटर में at, डेसिबल में आपको इंटेंसिटी बतानी है डेसिबल में, तो 100 मीटर से 200 मीटर करा तो डिस्टेंस डबल करी, डिस्टेंस डबल करेंगे, साउंड की इंटेंसिटी पॉइंट सोर्स होता है, तो क्या बताई थी मैंने, पावर अपॉन 4 पाई r² होती है। yes sir.
आर डबल करा तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी Yes, sir. ना। अब डेसिबल में जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, 10 log I/I0 होती है, और जो दूसरी इंटेंसिटी होगी वो निकालना है हमें, वो जाएगी 10 log I/4/I0, क्योंकि डिस्टेंस Yes, sir. डबल करी तो इंटेंसिटी 1/4 हो गई होगी। अब लॉग की प्रॉपर्टी से मुझे लगता है आप, मैं ऐसा लिखूंगा तो कोई आपत्ति नहीं लोगे। कोई आपत्ति है क्या? नो सर। 60 dB माइनस ये कितना होगा लिख देना, हो गया क्वेश्चन। Yes, sir. तो उसके बाद पूछा है कि साउंड कितनी डिस्टेंस पे सुनाई देना बंद कर जाएगा। साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम हम I0 सुन सकते हैं, तो जब ऊपर भी इंटेंसिटी I0 या उससे कम हो गई, ऊपर इंटेंसिटी I0 कब हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा। log 1 क्या होता है? 0. 0 हो जाता है ना। मतलब अपन को बेसिकली बस ये इंटेंसिटी I0 चाहिए अपन को। अभी इंटेंसिटी कितनी है वो निकाल सकते हो, ये 10 से डिवाइड करा 6 आ जाएगा, तो I1/I0 is 10⁶। अब तुम्हें इंटेंसिटी I0 into 10⁶ थी कब? 100 मीटर पे। तो किसी डिस्टेंस r पे जाके इंटेंसिटी क्या मिलेगी वो निकाल सकते हैं। किसी डिस्टेंस जनरल r पे जो इंटेंसिटी होगी 100 मीटर की इंटेंसिटी इंटू 100 की पावर 2 अपॉन r की पावर 2, ऐसे करेंगे ना, बिकॉज इंटेंसिटी 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी इंटू r स्क्वायर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इंटेंसिटी 100 मीटर पे जो थी, इंटेंसिटी इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय जो डिस्टेंस r पे इंटेंसिटी अपन को निकालना है वो नीचे लिख देना। अब आपको ये इंटेंसिटी I0 चाहिए, ये I0 होने के लिए r क्या होना चाहिए वो निकाल लो, है ना। इसको I0 Yes, sir. इसको I0 डाल दो, I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा देख लेना, r की 10 की पावर कितना हो रहा है 8, तो r हो जाएगा 10⁴ मीटर्स, मतलब कितना हो गया 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर बाद आपको साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा, उसका आंसर होगा 10 किलोमीटर। Yes. साउंड सुनाई देना बंद होना मतलब इंटेंसिटी I0 से भी कम हो जाना, तो 10 किलोमीटर के बाद I0 से भी कम हो जाएगी। चलो कुछ आया समझ में? Yes, सर sir. 10 की पावर 5 होगा ना वो? 10 के बाद 5 होगा क्या? अच्छा हाँ, आई एम सॉरी, ये 10 का स्क्वायर यहाँ पे 2 और यहाँ 2 4 आएगा, हाँ सॉरी 10⁵ आएगा, तो 100 किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है, गुड। Yes, sir. चलो और बताओ, कोई डाउट इस बिगिनर बॉक्स में? Sir, 9th. Ninth. Spherical source of power 4 watt and frequency 800 hertz is emitting sound wave. The intensity of wave at a distance 200 meter. 200 मीटर पे इंटेंसिटी पूछी है, तो यार ये रहा फॉर्मूला इंटेंसिटी का। r 200 मीटर डालो, पावर दे रखी है, डाल दो, हो गया क्वेश्चन। एंजॉय करो, हो गया। सर ये फ्रीक्वेंसी का कोई डिपेंडेंस नहीं होगा? क्या दिख रहा है, कोई डिपेंडेंसी दिख रही है आपको? नो सर। बस ऐसे ही दिए, एंजॉय करो। चलो और बताओ। Okay, sir. Sir, और कोई डाउट? 12 and 14. हाँ, 12 and 14, sir. 12 and 14 द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक नोट डिपेंड्स ऑन, ये तो कल डिस्कस करा था यार अपन ने। Sir, क्वालिटी कल ऑफ, नहीं किया था। कल परसों जो भी क्लास थी, मतलब हाँ, म्यूजिक की क्वालिटी का मतलब क्या होता है मैंने बताया था ना, उसमें कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज है उसके अंदर, उस पर डिपेंडेंसी होती है। तो इसका आंसर होगा हार्मोनिक प्रेजेंट। और मॉस्क्यूट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमिट साउंड ऑफ हायर पिच, तो किसकी पिच ज्यादा होती है? तो अब ये तो आप बताओ, मैं क्या बताऊं इसमें, आपको पता है सर कि ये तो अजीब सी क्वेश्चन है सर। क्या बोल रहे हो? सर ये फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो जनरल क्यों? क्वेश्चन है सर। तो क्या, हाँ जनरल क्वेश्चन है, वही तो बात है कि जनरल तो कम से कम आना चाहिए ना बच्चों को, फिजिक्स पढ़ रहा है तो। ठीक है ना। तो मॉस्किटो, लॉयन, मेन, वुमेन, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है? आप जानते हो मॉस्किटो की आवाज ज्यादा कर्कश लगती है, कान में मॉस्किटो बोल रहा हो तो कितना गंदा लगता है ना, बहुत और हाई पिच की आवाज लगती है उसकी, जूम कुछ चलती रहती है। ठीक है, राइट यस सर। हाँ। उसके बाद फिर लॉयन, मेन, इन सब की आवाज थोड़ी सी भारी होती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, भारी मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है,
और वुमेन की आवाज तो आप ठीक है जानते हो, वुमेन से थोड़ी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी ज्यादा होती है, और उससे भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी मॉस्किटो की होती है। चलो, तो आई होप कि अब ये बिगिनर बॉक्स कंप्लीट है। इसके बाद फिर इंटरफेरेंस की बात करते हैं अपन। तो इंटरफेरेंस आपने वे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट यहाँ पर भी इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस मैंने थोड़ा सा आपको है ना स्ट्रिंग वेव्स में बताया था, तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पर। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, दो वेव जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट के साथ जब मिलती है तो इंटरफेरेंस होता है। उसमें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो टाइप के इंटरफेरेंस अपन स्टैंडर्ड इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। जनरल हमारे पास इंटेंसिटी निकालने की जो इक्वेशन आती है, जनरल इंटेंसिटी की हो जाएगी I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos phi, है ना। एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट निकालना हो आपको तो आप करेंगे A1 स्क्वायर, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट निकालना है तो √ओवर A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + ट्वाइस A1 A2 cos phi, where phi is the phase difference between waves। ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसको देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एम्पलीट्यूड्स को आपने वेक्टरली जोड़ दिया, ऐसा लग रहा है ना। देखो इक्वेशन अगर मैं वेक्टर एडिशन की निकालता, A1 A2 दो वेक्टर को फाई एंगल पर रखकर A1 A2 दो वेक्टर को फाई एंगल पर रखता, तो उनके रिजल्टेंट की इक्वेशन ये आती ना वेक्टर्स में। तो बिल्कुल वैसे ही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आ रही है। मतलब अगर अपने पास 3-4 ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स हो, उनका रिजल्टेंट आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, तो आपको उनके एम्पलीट्यूड्स को ऐसे वेक्टरली जोड़ देना चाहिए। जब बहुत सारे नंबर ऑफ वेव्स हो तो दो वेव के लिए तो आपको पता है कि ये इक्वेशन आएगी, लेकिन ज्यादा वेव्स हो तब क्या करना चाहिए, तब अपन को वेक्टर एडिशन करना चाहिए। जो भी वेव्स के एम्पलीट्यूड है उनको फेज डिफरेंस के हिसाब से वेक्टरली अरेंज करो और उन्हें वेक्टरली ऐड कर दो, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक ही पॉइंट पे 3 वेव मिल रही है। एक वेव मिल रही थी A sin ओमेगा t -kx, दूसरी मिल रही थी A sin ओमेगा t -kx + 120 डिग्री, और तीसरी मिल रही थी वेव A sin ओमेगा t -kx + 240 डिग्री। तो बताओ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा वहां पे। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी बताओ। इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताइए। क्या बात है, अभी तक एक भी आंसर ली। अरे यार ऐसा थोड़ी करेगो यार। जल्दी बताओ क्या करेंगे। अच्छा करे कैसे ये बताओ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाले कैसे ये बताओ। सर तीनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे कैसे वेक्टरली इनको जमा देंगे ना। यस तो सर। वेक्टरली कैसे जमाऊं, इसका फेज मान लो कि ये थीटा था, तो ये उससे थीटा + 120 है, थीटा + 240 है ना। तो पहला वेक्टर मान लीजिए ऐसा दिखाया मैंने ए एम्पलीट्यूड का, तो दूसरा उससे 120 के एंगल पे दिखाना चाहिए, और तीसरा 240 के एंगल पे। अब ये बताओ बचा हुआ एंगल क्या बचेगा, ये 120। तो तीनों कैसे अरेंज हो गए। वेक्टरली वेक्टरली अरेंज तो कर दिए, पर अब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ। 0। तो इतना क्या टाइम लग रहा है बताने में, 0 आएगा आंसर इसका। अरे है ना। यस सर। फिर टाइम क्यों लिया इतना। ये तो वेक्टर से पढ़ा है यार तुमने मैथ्स में इतना तो यार। चलो कोई बात नहीं, अब अगली बात पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने देखा 3 वेव्स को कैसे जोड़ना है, और याद रखना है जब भी आपको 3, 4, 5 ऐसे नंबर ऑफ वेव्स हो तो पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लेना ऐसे वेक्टरली अरेंज करके, फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, इसका ध्यान रखना।
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला मत लगा देना हर बार, ये सिर्फ जब 2 वेव हो तब लगता है, हर जगह मत लगा देना, ठीक है। 3 वेव हो, 4 वेव, ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स मिल रही हो तो पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, फिर उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी। बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमेशा निकालने के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालोगे, फिर इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल करोगे, तब जब नंबर ऑफ वेव ज्यादा दिए। चलो, फिर ये जो फेज डिफरेंस फाई होता है, ये प्रोड्यूस करने का तरीका क्या होता है? ये कराने के लिए लोग है ना वेव में पाथ डिफरेंस क्रिएट करा देते हैं, पाथ डिफरेंस क्रिएट करा देते हैं। वेव अलग अलग पॉइंट, मान लीजिए कोई 2 सोर्स है, दोनों कोहेरेंट है, बहुत मुश्किल होता है 2 कोहेरेंट सोर्स बना पाना, एक ही फेज में वो वेव प्रोड्यूस करे, ये बहुत रेयर होता है। मान लो कि बना लिया अपन ने, मान लो हमको क्वेश्चन में दे दिया कि 2 कोहेरेंट सोर्सेस है, अब दोनों कोहेरेंट सोर्सेस से एक ही जगह पर वेव पहुंच रही है सपोज, है ना। सपोज ये एकदम परपेंडिकुलर x2 से जाने वाली लाइन पे देख रहे थे अपन, यहाँ पर वेव पहुंची है, मान लो डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस अगर इनके बीच की d है तो इधर वाली डिस्टेंस हो जाएगी √x² + d²। तो क्योंकि S1 से आने वाली वेव ने डिस्टेंस अलग ट्रेवल करी है, जो वेव S1 से ट्रेवल करके आएगी वो अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जो S2 से ट्रेवल करके आएगी वो अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इनमें पाथ डिफरेंस आ रहा है। कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है? पाथ डिफरेंस को नॉर्मली हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं, पाथ डिफरेंस हो जाएगा दोनों की पाथ लेंथ का डिफरेंस। मान लो ये लेंथ x2 थी, ये लेंथ x1 थी, तो x2 - x1, और पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है तो फेज डिफरेंस भी क्रिएट होता है, क्योंकि देखो वेव इक्वेशन में kx वाला टर्म आता है, तो x में कोई डिफरेंस है तो उससे फेज में भी डिफरेंस आएगा। kx ये पूरा फेज, ये पूरा एंगल फेज एंगल कहलाता है, फेज एंगल से बस k मल्टीप्लाई कर लो x में। तो फेज डिफरेंस निकालना हो आपको, आप 2π/λ मतलब k ये मल्टीप्लाई कर दो, अब पाथ डिफरेंस, ठीक है। फिर kx में नेगेटिव टर्म है, तो जो ज्यादा x ट्रेवल करेगी वेव वो फेज में पीछे हो जाएगी, जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो फेज में पीछे हो जाएगी। अभी S1 वाली वेव फेज में पीछे हो जाएगी क्योंकि S1 वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अरे बात समझ में? Yes, sir. आपसे पूछेगी कौन फेज में आगे कौन फेज में पीछे है, तो जो वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो फेज में पीछे हो जाएगी। अगर शुरू में इनका फेज सेम था तो यहाँ पहुंचने पर S1 वाली वेव फेज में पीछे हो जाएगी। कितना पीछे हो जाएगी तो ये निकाल लेना, इतना पीछे हो जाएगी। फेज डिफरेंस जब आ गया तो आगे आप सब कुछ कर सकते हो, ये सब बताया है। और इसका एग्जांपल YDC होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो आपको आता ही है। चलो, तो इंटरफेरेंस से बस इतनी चीजें आपको जानना है। बाकी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या आएगी अगर इक्वल एम्पलीट्यूड हो वेव का, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी उनकी इंटेंसिटी का 4 टाइम हो जाती है, मिनिमम 0 होती है ना। वो सब तो आई थिंक याद होगा आपको। मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? 2 वेव की मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर उनकी इंटेंसिटी I1 और I2 हो तो आती है √I1 और I2 का होल स्क्वायर, मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी। मिनिमम पॉसिबल क्या आती है? √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। कैसा है फॉर्मूला? मैक्सिमम के लिए यहाँ पे cos phi 1 लिख दिया मैंने और मिनिमम के लिए cos phi -1 लिख दिया, तो ये आ जाएगा। सब पढ़ा है आपने? यस सर। तो इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, है ना। तो आप इसका बिगिनर बॉक्स करिएगा, आपकी रेस भी कर लीजिएगा और जो भी डाउट है फिर बताइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही YDC जैसे ही होंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ी थी, रोप पर हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ी थी। रोप पर जब हम वेव क्रिएट करते हैं तो वेव एंड से रिफ्लेक्ट होकर भी आती है, और रिफ्लेक्शन वाली वेव और जो हम वेव प्रोड्यूस कर रही है मिलकर स्टैंडिंग वेव बन जाती है। सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम पाइप्स में भी होता है, पाइप, ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो अपन पढ़ने वाले ऑर्गन। जैसा आप सबने बांसुरी देखी होगी, फ्लूट बोलते हैं। बांसुरी बेसिकली एक ऑर्गन पाइप है, फ्लूट एक ऑर्गन पाइप है। क्या होता है इनमें? एक बेसिकली पाइप है हमारे पास किसी मटेरियल का बना हुआ। अब इसके अंदर अगर हम वेव क्रिएट करें, अंदर वेव क्रिएट करें, तो वेव ये एंड से रिफ्लेक्ट होकर आ सकती है, एंड से रिफ्लेक्ट होकर आ सकती है। इस एंड के बाहर मान लो कि एंड ओपन है तो बाहर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाकी सारी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है उनकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और वो कांस्टेंट रहने की कोशिश करेगा। यहाँ गैस पार्टिकल कितना भी डिस्प्लेस हो सकते हैं। अगर ओपन एंड है, यहाँ पे मान लीजिए ओपन एंड है,
तो गैस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो सकता है बिकॉज एंड ओपन है, पर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने से प्रेशर ज्यादा चेंज नहीं हो सकता, प्रेशर चेंज नहीं हो सकता, प्रेशर कांस्टेंट जैसा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्रेशर का नोड जैसा बनना चाहिए। तो यहाँ से वेव जब रिफ्लेक्ट होती है तो प्रेशर का नोड बनता है, और डिस्प्लेसमेंट गैस पार्टिकल का कितना भी हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है। डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव साउंड वेव में दोनों एसोसिएटेड होती है, दोनों में फेज डिफरेंस होता है π/2 का, अपन ने पढ़ा था शुरुआत में। तो π/2 के फेज डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का ओपन एंड ऑफ पाइप पे एंटी नोड बनता है, तो प्रेशर का नोड क्रिएट होगा। इस तरह से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर आती है ओपन एंड से कि प्रेशर का यहाँ नोड बने और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बने। क्या ये समझ में आ रहा है आपको ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर है, ओपन एंड पे बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए प्रेशर का नोड बनता है। बात समझ में आई क्या? यस सर। चलो अब ओपन एंड पे क्या होता है वो देखा, क्लोज एंड पे क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्लोज एंड है, तो क्लोज एंड पे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता ना, पार्टिकल वहां क्लोज है तो थोड़ी मूव कर सकते हैं, गैस पार्टिकल थोड़ी वहां पे आगे पीछे जा सकते हैं क्योंकि वो क्लोज एंड है। तो वहां डिस्प्लेसमेंट का क्या होना चाहिए आपकी बात बताइए? नोड नोट्स। और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, तो प्रेशर का क्या होगा फिर? प्रेशर का एंटी नोड होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का नोड तो प्रेशर का एंटी नोड। अब क्लोज एंड पे वेव इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि वहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बने और प्रेशर का एंटी नोड बने। समझ में आ रहा है ये? यस सर। सभी बच्चे अच्छे से देख लीजिए। चलिए, तो जिस तरह से हम साउंड वेव, जिस तरह से रोप में वेव क्रिएट कराते हैं, वैसे हम अगर पाइप में वेव क्रिएट कराएं तो पाइप में स्टैंडिंग वेव क्रिएट कराने के लिए अपन उसमें वेव प्रोड्यूस करेंगे, वेव जाएगी और एंड से रिफ्लेक्ट होके भी आती है। पाइप के ओपन एंड से रिफ्लेक्शन की वजह से वहां प्रेशर का नोड और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है। क्लोज एंड पे रिफ्लेक्शन की वजह से प्रेशर का एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट का नोड बनता है। ठीक है, तो ये अपन एक चीज देखी। मान लीजिए मेरे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप दोनों एंड पे ओपन, ओपन का मतलब दोनों एंड पे ओपन, दोनों एंड ओपन होते हैं, तो दोनों ही जगह पे प्रेशर का नोड बनना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनना चाहिए। इसकी जो लेंथ है मान लीजिए एल है, तो एल लेंथ में दोनों ही साइड पे नोड और नोड आ रहे हैं, तो हमने स्टैंडिंग में पढ़ा है ना, नोड और नोड के कंसेक्यूटिव नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? कंसेक्यूटिव नोड की डिस्टेंस क्या होती है? λ/2 होती है। और जरूरी थोड़ी कि कंसेक्यूटिव नोड बने, तो यहाँ पे n λ/2 लिख सकते हैं अपन लेंथ ऑफ पाइप को। इस पाइप में स्टैंडिंग वेव जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि दोनों एंड पे ही प्रेशर का नोड आए, नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 का मल्टीपल होती है, तो लेंथ शुड बी मल्टीपल ऑफ λ/2। यहाँ जो वेव क्रिएट होने वाली है, स्टैंडिंग वेव बनने के लिए जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ में रिलेशन आ गया कि वो होना चाहिए 12/n टाइप की, 12/n टाइप की। ठीक है, और वेवलेंथ पता है तो अपन वेव की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी वही n/12, वेव की स्पीड आ जाएगी, साउंड वेव की स्पीड आप √b/ρ लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसा अपन ने रोप में चीजें पढ़ी थी सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। एन ओपन ऑर्गन पाइप इज बिल्कुल इक्विवेलेंट है रोप फिक्स एट बोथ एंड, ये रोप फिक्स एट बोथ एंड जैसा चीज है, इट इज इक्विवेलेंट टू रोप फिक्स्ड एट बोथ एंड। यहाँ वही सारी कहानी आ जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके हार्मोनिक, फंडामेंटल का डबल को सेकंड हार्मोनिक, 3 टाइम को थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे अपन, फंडामेंटल के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रीक्वेंसीज को ओवरटोन्स बोलेंगे, है ना, तो ओवरटोन और वो सारी कहानी से, और वही लूप वूप यहाँ पे जो होगा वो बना सकते हैं। अब दूसरा जो केस होता है पाइप का, वो होता है कि एक एंड पे क्लोज हो और एक एंड पे ओपन हो, इस तरह के पाइप को बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज पाइप। दोनों एंड पे क्लोज तो करेंगे नहीं तो वेव कैसे क्रिएट करेंगे उसके अंदर, तो एक एंड पे ये ओपन है और दूसरे एंड पे क्लोज है।
इस तरह का पाइप, इसमें भी स्टैंडिंग वेव बन सकती है। जो ओपन एंड होता है, अभी वहां पे पढ़ा था अपन ने कि वहां प्रेशर का क्या होगा, नोड, और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। ठीक है, तो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होगी पाइप की लेंथ। अब पाइप की लेंथ नोड और एंटी नोड की डिस्टेंस है, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो λ/4 होती है या उसका ऑड मल्टीपल होती है। तो लेंथ ऑफ पाइप होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। लेंथ ये लिखोगे तो फिर से वही वेवलेंथ जो आएगी वेव की, वो हर कोई वेवलेंथ नहीं हो सकती, कुछ सर्टेन वेवलेंथ ही यहाँ पर स्टैंडिंग वेव बना सकती है, कुछ वेवलेंथ की वेव यहाँ स्टैंडिंग वेव बना सकती है। तो फ्रीक्वेंसी में भी कंडीशन आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो हर कोई यहाँ स्टैंडिंग वेव नहीं बना सकती, फ्रीक्वेंसी की भी कुछ सर्टेन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करेगी। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्गन पाइप? ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स बनने के लिए भी जैसा रोप पर कंडीशंस होती थी फ्रीक्वेंसीज की, वैसे यहाँ पर भी है। हर कोई फ्रीक्वेंसी की वेव यहाँ स्टैंडिंग वेव नहीं बना सकती, जिन फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव बनेगी उनकी फ्रीक्वेंसीज अपन ने लिख लिया। Is this thing clear? Closed organ pipe is equivalent to string fixed free at one end. एक रस्सी एक एंड पे फ्री और एक एंड पे फिक्स हो, तो उसमें जिस तरह से वेव क्रिएट होती है वैसे यहाँ पर भी वेव क्रिएट होती है। चलिए, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो अपन इसके बेस क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। तो पहले एक काम करते हैं, इंटरफेरेंस का एक है ना, एक जरूरी चीज होती है ट्विंक्स ट्यूब। ट्विंक्स ट्यूब इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन देख रहे थे ट्विंक्स ट्यूब पे। वो भी सिंपल सा एक अपरेटस होता है ट्विंक्स ट्यूब। हमारे पास यहाँ पे एक साउंड का सोर्स है, दिस इज अ साउंड सोर्स जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है। उस साउंड के सोर्स के सामने हमने एक अपरेटस लगाया। ध्यान से देखिए अपरेटस कैसा बना रहा हूं मैं। देखो ये अपरेटस बनाया, यहाँ पर एक स्पीकर है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो जो स्पीकर की वेव है वो इस ट्यूब के अंदर जाती है और अंदर जाके दो पाथ है उस वेव को चलने के लिए। एक पाथ इधर से है, यहाँ पे होल है, सॉरी होल नहीं बनाया था मैंने, और एक पाथ इधर से। फिर यहाँ पर अपन कान लगा के सुनो, यहाँ पे सपोज अपन कान लगा के सुन रहे, ठीक है, ये ईयर है, यहाँ कोई बैठा है जो कान लगा के सुन रहा है। क्या होगा, देखो यहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस करी। अब साउंड वेव के लिए एक पाथ ये हो गया ट्रेवल करके कानों तक पहुंचने का, और एक पाथ हो गया ट्रेवल करके कानों तक पहुंचने का। ये दो पाथ है, आपको दिख रहा है दो पाथ है साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए। Yes, sir. है ना? जब साउंड वेव दो पाथ से ट्रेवल करेगी, सोर्स तो सेम था, सोर्स सेम था तो सोर्स एक ही है, तो वो तो अपनी जो वेव प्रोड्यूस करेगा वो सब तो आपस में कोहेरेंट होगी। तो कोहेरेंट वेव प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, जो दो पाथ से ट्रेवल करके आपके कानों तक पहुंच रही है। अब ये जो दो पाथ है इनकी लेंथ जरूरी नहीं कि सेम हो, पाथ लेंथ अलग अलग हो सकती है। ऊपर वाले टोटल पाथ की लेंथ मान लो x1 थी, नीचे वाले टोटल पाथ की लेंथ x2 थी। पाथ लेंथ अलग होने से, इनमें पाथ डिफरेंस होने से, पाथ डिफरेंस आप लिख सकते हो x2 - x1। हो सकता है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव टाइप का कुछ इंटरफेरेंस दिख रहा हो सकता है कि अगर x1 x2 - x1 n लैम्डा हो जाए तो
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा हो और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, अगर ये आप अरेंजमेंट को ध्यान से देखो तो ये जो दूसरी ट्यूब बनाई ना मैंने, ये एक ट्यूब है जो ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन इसको। दिस ट्यूब कैन बी शिफ्टेड, इसको ऊपर और नीचे से शिफ्ट कर सकते हो, है ना। मतलब एक मोटा पाइप है, उसके अंदर एक पतला पाइप है, तो उस मोटे पाइप को ऊपर नीचे मूव करके आप बट ऊपर वाली ट्यूब को शिफ्ट कर सकते हो। दिख रहा है आपको? तो आप पहले शिफ्ट कर दो। हाँ बोलिए, ये समझ में आ रहा है? ऊपर वाली ट्यूब को शिफ्ट कर सकते हो, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसे शिफ्ट करके एडजस्ट करूं, इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपन, इसे एडजस्ट करो कि पहले अपन को साउंड मैक्सिमम सुनाई दे। ठीक है, फिर थोड़ा सा फिर से एडजस्टमेंट करो, फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट करो, इसका डिस्प्लेसमेंट करो कि वापस से साउंड मैक्सिमम सुनाई दे। पहले मैक्सिमम सुनाई दिया, फिर डिस्प्लेसमेंट करो, वापस से मैक्सिमम सुनाई दिया। पहले मैक्सिमम से सेकंड मैक्सिमम में मान लो इसको वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस करना पड़ा हो। ठीक है, मान लो आपको साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दे रही थी, फिर इसे वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस करा वापस से मैक्सिमम सुनाई देने के लिए। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वाई क्या लिख रहा हूं मैं? आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई साउंड इज अगेन मैक्सिमम। चलो क्या कर रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है? पहले अपन ने ट्यूब को एडजस्ट करा कि साउंड मैक्सिमम सुनाई दिया, उसके बाद मैंने इस ट्यूब को थोड़ा शिफ्ट करा, इतना डिस्प्लेस करा जिससे फिर से मैक्सिमम सुनाई दिया। समझ में आ रहा है? आया ना? यस सर। जो भी आपको Yes, प्रॉब्लम sir. बताओ यार, तो कैसे पता चलेगा मुझे, आप बोलोगे नहीं तो हमारे पास ये अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में मेरे पास एक स्पीकर था, स्पीकर से साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। साउंड वेव्स दो पाथ से ट्रेवल करके हमारे कानों तक पहुंच सकती है। एक ये नीचे वाली ट्यूब से कान तक पहुंच सकती है, ये ऊपर वाली ट्यूब से कानों तक पहुंच सकती है। दोनों ट्यूब की लेंथ अलग अलग है, अलग अलग लेंथ होने से कुछ पार्ट डिफरेंस है। पहले हमने ऐसा एडजस्टमेंट करा कि हमें मैक्सिमम साउंड सुनाई दे, मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है, ऐसा हमने एडजस्टमेंट कर दिया। उसके बाद इस ट्यूब को धीरे 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 शिफ्ट करा जिससे वापस से मैक्सिमम साउंड सुनाई दे। मान लो वो शिफ्टिंग करना पड़ी वाई की। अब अगर इस ट्यूब को वाई से शिफ्ट करूंगा तो यहाँ और यहाँ 2y का पार्ट डिफरेंस में चेंज आएगा ना, इधर भी y इधर भी y, 2y का पार्ट डिफरेंस में चेंज आएगा ना। यहाँ वाली लेंथ और यहाँ वाली लेंथ दोनों y से बढ़ेगी, तो पार्ट डिफरेंस में चेंज 2y का आना चाहिए। मैक्सिमा से वापस मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस में चेंज किसका होता है? लैम्डा का होता है। मैक्सिमा से वापस मैक्सिमा में पार्ट डिफरेंस में चेंज लैम्डा होता है, तो लैम्डा होना चाहिए 2y। अगर हम इस ट्यूब को पहले मैक्सिमम के लिए एडजस्ट कर दे, फिर वापस मैक्सिमम के लिए डिस्प्लेस करें, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका डबल लैम्डा आ जाएगा। तो क्यू इन क्यू सेपरेटर से अपन क्या निकाल सकते हैं? लैम्डा निकाल सकते हैं। एक इंटरफेरेंस पे बेस्ड एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है जिससे अपन साउंड की वेवलेंथ ढूंढ सकते हैं। साउंड की वेवलेंथ ढूंढने के लिए यूज करा जाता है इसे। क्यूइंस ट्यूब यूज करते हैं टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ साउंड। वेरी सिंपल डिवाइस जो इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल में वर्क करता है और बहुत ही आसानी से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कराकर अपन वेवलेंथ ढूंढ सकते हैं। वेवलेंथ आ जाएगी y/2। चलो, तो ये अपन ने इंटरफेरेंस से रिलेटेड एक चीज पढ़ी। जस्ट अ सेकेंड, ये पूरा आपको वर्किंग अच्छे से याद होनी चाहिए इसकी। इस पूरी वर्किंग के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अभी मैंने मैक्सिमा से मैक्सिमा का डिस्प्लेसमेंट कराया, मिनिमा से मिनिमा का भी करा सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनिमा से सेकंड मिनिमा, नेक्स्ट मिनिमा के बीच में भी पार्ट डिफरेंस में लैम्डा का ही चेंज होता है, आप वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे BB2 पेज नंबर 131, BB2 का पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, फर्स्ट और फोर्थ, ये दो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। करो।
और 10वां, फर्स्ट 4 10 करो अभी। ये 3 क्वेश्चन अभी करिए, क्वींस क्यूब पे बेस्ड है, इंटरफेरेंस पे बेस्ड है बेसिकली। और आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा? सभी बच्चे? यस यस सर। चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मैं करूं कि कर लोगे आप? In Queen's tube, a detector detects minimum intensity. Now, one of the tube is displaced by 5 centimeter. During displacement, detector detects intensity maximum 10 time. उसे 10 बार है ना maximum intensity सुनाई दे रही है. And finally a minimum intensity. तो बीच में 10 मैक्सिमा आ गया और फिर से मिनिमा आ गया, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है? When the displacement is complete ऐसा है तो 10वां वापस से मिनिमा आ गया। तो वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या होनी चाहिए? आपसे पूछा है साउंड की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कराया, 5 सेंटीमीटर, और मिनिमा से मिनिमा करते 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 10 बार मैक्सिमा आया, फिर मिनिमा आ गया। मिनिमा से नेक्स्ट मिनिमा के बीच में एक बार मैक्सिमा आया होगा ना भाई, मिनिमा से नेक्स्ट मिनिमा के बीच में एक बार मैक्सिमा आया होगा ना, मिनिमा से मैक्सिमा, sir. मैक्सिमा से फिर मिनिमा, ऐसे चलता रहता ना हमारे पास। तो मिनिमा से मैक्सिमा फिर मिनिमा आया, तो 2 मिनिमा के बीच में एक बार मैक्सिमा आया होगा। अब 10 मैक्सिमा आ गए, 10 मैक्सिमा आ गए मतलब आप एक मिनिमा से कौन से नंबर के मिनिमा पे चले गए हो? 11वें नंबर के मिनिमा पे चले गए। ये समझ में आ रहा है? एक मिनिमा से 11th मिनिमा के बीच में 10 बार मैक्सिमा हुआ होगा, तो पाथ डिफरेंस में चेंज 10 लेमडा का होना चाहिए। मिनिमा से मिनिमा के बीच में पार्ट डिफरेंस का चेंज लेमडा का होता है, तो हर लेमडा के पार्ट डिफरेंस पे आपको अगला अगला मिनिमा मिल रहा था, तो टोटल पार्ट डिफरेंस 10 लेमडा से चेंज होना चाहिए। तो 10 लेमडा क्वेश्चन में जो दिया है 10 लेमडा, वो 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट था, तो 5 का डबल 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो लेमडा आ गया ना, देखो 1 सेंटीमीटर। आया क्या समझ में? Yes, sir. ठीक है, आपसे बोला है कि एक ट्यूब को 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कराया, तो ट्यूब को जितना डिस्प्लेस कराते हैं उसका डबल दोनों तरफ y और y का होने की वजह से डबल पार्ट डिफरेंस में चेंज होता है। तो चेंज इन पार्ट डिफरेंस 10 लेमडा दिख रहा था इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप एक मिनिमा से 11वें मिनिमा चले गए, मतलब बीच में 10 बार लेमडा का चेंज हुआ। 10 लेमडा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो लेमडा आ गया 1 सेंटीमीटर। सर क्लियर? हाँ बोलो। सर मिनिमा के लिए तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 लेंगे ना हम, लैम्डा क्यों लिया? शांति से सुनो, मिनिमा से नेक्स्ट मिनिमा, एक मिनिमा है फिर अगला मिनिमा है, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस में कितना चेंज होगा? एक मिनिमा आया पार्ट डिफरेंस लेमडा बाय 2 पे, अगला मिनिमा आएगा जब पार्ट डिफरेंस 3 लेमडा बाय 2 होगा। सही बात है ना? यस तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? यस सर, लैम्डा है। लेमडा। हाँ, हर पाथ डिफरेंस में लेमडा के चेंज से अगर मैक्सिमा है तो अगले मैक्सिमा पहुंच जाते हैं, मिनिमा है तो नेक्स्ट मिनिमा पहुंच जाते हैं। मतलब लेमडा का पार्ट डिफरेंस चेंज करो तो मैक्सिमा का मैक्सिमा, मिनिमा का मिनिमा पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन भी करो।
A sound of frequency passes through quench tube, adjusts for intensity Im. What should be the length to which the tube should be moved to reduce the intensity to 50%? इंटेंसिटी आपको 50% करनी है, तो आपको शिफ्टिंग कितना करना चाहिए? उन्होंने कहा है कि इंटेंसिटी पहले मैक्सिमम है, Im मतलब शायद मैक्सिमम लिखा है उन्होंने, तो 50% इंटेंसिटी कम करना है, मैक्सिमम से 50% करना है, तो उसको शिफ्ट कितना करना चाहिए बताओ? अभी हमने देखा था कि यहाँ पर अगर y से शिफ्टिंग हो तो पार्ट डिफरेंस में चेंज 2y का आता है ना? y से शिफ्टिंग हो तो पार्ट डिफरेंस में चेंज 2y का आता है। हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, वहां से उसे 50% ऑफ मैक्सिमम करना है। इंटेंसिटी मैक्सिमम से 50% ऑफ मैक्सिमम करना है, तो 50% इंटेंसिटी करना है, मतलब कि मैक्सिमम का 1/4 करना है, मैक्सिमम का हाफ करना है, सॉरी। अच्छा, इंटरफेरेंस में याद करिएगा, आपने वे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फाई के साथ जो रिलेशन होता था, वो मैं वापस लिख के बताऊं आपको, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos फाई होता है, और I1 I2 सेम है क्योंकि भाई एक दोनों तरफ से एक ही तो सोर्स की इंटेंसिटी आ रही है। I1 I2 सेम अगर होता है तो इसे लिख सकते हैं अपन 4I cos² φ/2। याद आ रहा है? Yes, sir. तो अब मैक्सिमम का 1/2 इंटेंसिटी चाहिए। जब दो सोर्स की इंटेंसिटी सेम होती है तो मैक्सिमम आती है 4I, मैक्सिमम आती है 4I, 4I कैंसल, तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि cos फाई क्या चाहिए हमें, 1/√2, cos φ/2 1/√2 चाहिए। तो फाई की वैल्यू कितनी चाहिए हमें? π/2 है ना? फेज डिफरेंस π/2 से चेंज होना चाहिए। अच्छा, फेज डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं? 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस लिख सकते हैं ना? तो पार्ट डिफरेंस कितना चाहिए मुझे? λ/4, y से पाई कैंसिल, λ/4। पार्ट डिफरेंस जो क्रिएट होता है y के डिस्प्लेसमेंट से, वो 2y का क्रिएट होता है। 2y = λ/4, तो y हो गया λ/8, y आ गया λ/8, और लैम्डा को लिख सकता हूं मैं वेव की स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया v/8f। v क्या था? साउंड की स्पीड, उसका बाय f करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, और λ/8 का मुझे चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, λ/8 के डिस्प्लेसमेंट से पार्ट डिफरेंस λ/4 से चेंज होगा, पार्ट डिफरेंस के λ/4 से चेंज होने से फेज डिफरेंस π/2 से चेंज होगा, और फेज डिफरेंस जब π/2 आएगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम के हाफ हो जाएगी, मैक्सिमा का 1/2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? यस सर। चलो, क्वींस ट्यूब का ही क्वेश्चन था ये भी, है ना? 10th क्वेश्चन भी दिया है, चलो वो 10th क्वेश्चन आप बाद में करना, अभी एक क्वेश्चन कोई और कर लेते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन करिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, BB2 का 3, BB2 का 3। BB2 का 3rd नंबर क्वेश्चन। The ratio of maximum to minimum intensity due to superposition of two wave is 49/9। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया है 49/9। Then the ratio of intensity of the component of wave, जिन दो वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है उनकी इंटेंसिटी पूछ ली। कंपोनेंट ऑफ वेव मतलब कि जो दो वेव इंटरफेरेंस कर रही है उनकी इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लिया, और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया है। ये भी इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया है हमें। इफ यू रिमेंबर, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आती थी वो आती थी √I1 + √I2 होल स्क्वायर,
और मिनिमम आती थी √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये दिया है 49/9, तो यहाँ लिख दो 49/9। 49/9 लिखो, रूट लो, दोनों साइड स्क्वायर है तो रूट ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 7/3 इक्वल टू √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2। कॉम्पन इंटू डिविडेंड लगा दो, 10/4 इक्वल टू हो गया √I1/I2। अब I1/I2 आ गया ना, देखो ये 10/4 मतलब 5/2 लिखा है, उसका स्क्वायर करो 25/4, आंसर आ गया 25/4। I1/I2 is 25/4। आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, थर्ड sir. का है। चलिए, तो ऐसे अब सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इसके, ठीक है। ये पूरा Yes. बिगिनर बॉक्स इंटरफेरेंस पे बेस्ड है, तो आप सब कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट अपन ने स्टैंडिंग वेव भी पढ़ लिया था रोप में। स्टैंडिंग वेव देखो अभी बोर्ड पे भी थ्योरी लिखी है ना, तो इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बच गई, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट वो थोड़ा सा सुन लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें कई क्वेश्चन आते हैं। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट है ना, साउंड की वेवलेंथ निकालने के लिए अपन यूज करते हैं, वेवलेंथ ऑफ साउंड। और वेवलेंथ पता चलती है तो उससे स्पीड भी पता चल जाती है साउंड की, तो साउंड की स्पीड, एक तरह से स्पीड निकालने के लिए यूज करते हैं रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है इसमें, एक हमारे पास एक सिलिंडरिकल वेसल है जिसमें नीचे हमने ना एक प्लास्टिक की ट्यूब लगा रखी होती है, यहाँ प्लास्टिक की ट्यूब, अपना पाइप जैसा कुछ लगा रखा होता है, और वो पाइप को एक इधर अपने पास पानी का एक कंटेनर होता है, उससे अपन कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पानी के कंटेनर में पानी भरा है, वो पानी इधर इस ट्यूब में भी भरा है, ठीक है। तो इस कंटेनर को अपन है ना ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, इस कंटेनर को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसे शिफ्ट करोगे ना तो यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो बदलेगा। समझ में आ रही है क्या बात ये? यस सर। ना, अब क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोक लेते हैं, ट्यूनिंग फोक, ट्यूनिंग फोक पे लिखा रहता है कि किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, तो ट्यूनिंग फोक पे लिखा रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन क्या है। ट्यूनिंग फोक लिया, उसको मैंने टकराया कहीं पर, तो उसके जो प्रोंग्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो ये जो प्रोंग्स है ना ये वाइब्रेट करेंगे, इनका वाइब्रेशन चालू हो जाएगा, इनको अपन अगर टकरा दे ट्यूनिंग फोक को तो वाइब्रेट करते हैं, तो ये प्रोंग्स वाइब्रेट करते हैं। इनके वाइब्रेशन करने की वजह से यहाँ क्रिएट होगी साउंड वेव्स, यहाँ क्रिएट होगी साउंड वेव्स, इन प्रोंग्स के वाइब्रेशन से क्रिएट होगी साउंड वेव। साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करी, पानी से टकराई, पानी एक तरह से वो क्लोज एंड जैसा हो गया, ऐसा लग गया जैसे कि यहाँ पे एयर, इसके आगे एयर नहीं है तो क्लोज एंड हो गया। तो दिस बिहेव्स लाइक, पानी का लेवल यहाँ बिहेव करता है लाइक क्लोज एंड, ठीक है। और ऊपर तो ओपन एंड ही है, तो यहाँ ओपन एंड में वेव क्रिएट करी, वेव गई क्लोज एंड से टकराई, रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो यहाँ बनती स्टैंडिंग वेव। ओपन एंड और क्लोज एंड ये वाला सिस्टम बन जाता है, स्टैंडिंग वेव बनती है। स्टैंडिंग वेव बनी अगर, तो लेंथ ऑफ पाइप होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। अगर स्टैंडिंग वेव बनी तो लेंथ ऑफ पाइप जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, वो λ/4 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है यहाँ, तो लैम्डा भी फिक्स है, लैम्डा जो हो जाएगा साउंड का वो लिख सकते हैं अपन स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फिक्स वेवलेंथ की यहाँ साउंड वेव बन रही है, तो वेवलेंथ फिक्स होने से क्या होना चाहिए कि अब लेंथ ऑफ पाइप वो आपको फिक्स करना पड़ेगी। हर किसी लेंथ पर यहाँ पर स्टैंडिंग वेव सुनाई नहीं देगी आपको, हर किसी लेंथ पे यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनेगी नहीं, स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी तो साउंड मैक्सिमम नहीं सुनाई देगा। तो हम क्या करते हैं, पानी का जो ट्यूब थी इसको एडजस्ट करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं जिससे कि ये लेवल ऑफ वाटर एडजस्ट हो, इसको एडजस्ट करेंगे तो ये लेंथ चेंज होगी। लेंथ को ऐसा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले मिनिमम रखते हैं जिससे साउंड मैक्सिमम सुनाई दे। पानी को ऊपर तक भरा, फिर धीरे धीरे
वो पानी के लेवल को नीचे लाते हैं। जैसे से पानी का लेवल नीचे आएगा लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ते 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 जैसे λ/4 के बराबर होगी स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, है ना। जैसे ये लेंथ λ/4 के बराबर होगी स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। यहाँ पर बन जाएगा ओपन एंड और यहाँ पर क्लोज एंड और उस पर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। आ रहा है समझ में? लेंथ की वैल्यू जैसे λ/4 होगी स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाएगी। अगर स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो गई तो हमें साउंड मैक्सिमम सुनाई देने लगेगा। आप यहाँ कान लगा के सुनते रहो, साउंड मैक्सिमम कब सुनाई दे रहा है वो देखो। जैसे साउंड मैक्सिमम सुनाई देगा ये लेंथ रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। फिर पानी का लेवल और नीचे लाओ और नीचे लाओ। तो यहाँ पे जो पहली लेंथ फॉर मिनिमम लेंथ L1, सपोज L1 के लिए अपन को स्टैंडिंग वेव बनते दिख रही है, साउंड इज मैक्सिमम, तो L1 होना चाहिए थी λ/4। अब पानी का लेवल और नीचे लाओ, और नीचे लाएंगे तो अब कौन सी लेंथ पे अपन को फिर से साउंड मैक्सिमम सुनाई दे रहा है वो निकालो। नेक्स्ट हायर लेंथ जिससे साउंड मैक्सिमम सुनाई दे रहा है वो निकालो। तो वो लेंथ होना चाहिए λ/4 का ऑड मल्टीपल 3 λ/4, ठीक है। अब इनका डिफरेंस जो होगा L2 और L1 वो देखो λ/2 मिल जाएगा, बट लैम्डा क्या था V/F, तो यहां से आपको V मिल गया। ये 2F इधर मल्टीप्लाई करो, 2F इंटू L2 माइनस L1, ये आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड दे देगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल सा एपरेटस है, रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसे। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट से हम साउंड की स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे काम करता है रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट? एक ओपन एंड रहता है रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में, नीचे पानी की वजह से एंड क्लोज एंड है। ओपन एंड और क्लोज एंड में अगर स्टैंडिंग वेव बनती है तो लेंथ ऑफ पाइप होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। हम एक ट्यूनिंग फोक लगाते हैं यहाँ पर, ट्यूनिंग फोक से वेव क्रिएट कराते हैं। वेव जो क्रिएट हो रही है वो स्टैंडिंग वेव बना ले, इस तरह से लेंथ एडजस्ट करते हैं। मिनिमम लेंथ जिससे स्टैंडिंग वेव बन गई वो λ/4 होना चाहिए। नेक्स्ट लेंथ जिससे स्टैंडिंग वेव बनी वो 3 λ/4 होना चाहिए। इनका डिफरेंस λ/2 आना चाहिए, जिससे अपन ने V की वैल्यू निकाल ली। तो इस एक्सपेरिमेंट में अपन को करना क्या है कि पानी का लेवल धीरे धीरे कम करना है और सुनते जाओ साउंड कब मैक्सिमम आ रहा है। साउंड मैक्सिमम आया, फिर नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम आया, ऐसी 2 लेंथ निकालना है अपन को। 2 पाइप की लेंथ ढूंढना है जिससे साउंड मैक्सिमम सुनाई दे। उन लेंथ का डिफरेंस लेके अपन फिर V स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी पता हो। क्लियर? यस सर। बहुत काम की एक्सपेरिमेंट है बच्चों, इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो ये स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा था, वो भी अपन ने देख लिया। अब स्ट्रिंग पे स्टैंडिंग वेव और ये सब चीजें देख सकते हैं अपन। एक एंड करेक्शन और बचा हुआ है, वो आपको अब एक बार देखना मॉड्यूल में आप, ठीक है। जो पहले आप क्वेश्चन देख लेते हैं यार कुछ, है ना, फिर एंड करेक्शन देखते रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो BB3 का पहला क्वेश्चन करो अभी। BB3 का पहला क्वेश्चन अभी करो। BB3 का फर्स्ट क्वेश्चन। BB3 क्वेश्चन नंबर 1। A pipe's lower end is immersed in water such that length of air column from top open end has a certain length 25 centimeter। कोई पाइप है जिसका लोअर एंड पानी में डुबो दिया, जिससे जो
एयर में ओपन हिस्सा है, जैसे ये जो हिस्सा है, इसकी लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 350 मीटर पर सेकंड दी है। एयर कॉलम इज फाउंड टू रेजोनेट विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 1750 हर्ट्ज। कोई ट्यूनिंग फोर्क से उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, उससे रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब यहाँ स्टैंडिंग में बन गई है, स्टैंडिंग में बन गई है। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते हो कितनी है, लेंथ ऑफ पाइप भी जानते हो, तो आप साउंड की स्पीड भी दिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है, लेंथ ऑफ पाइप दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो ढूंढ सकते हो। 2n+1 की वैल्यू निकाल लोगे। ये नंबर अगर 1 आया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, 3 आया तो सेकंड थर्ड हार्मोनिक है या फर्स्ट ओवरटोन है ना। तो आप वो निकाल सकते हो क्वेश्चन में कि कौन सा हार्मोनिक है, कौन सा ओवरटोन है। ठीक है। अब पूछा है कि बाय व्हाट मिनिमम डिस्टेंस शुड द पाइप बी राइज्ड इन ऑर्डर टू मेक द एयर कॉलम रेजोनेट अगेन विद द सेम ट्यूनिंग फोर्क। सेम ट्यूनिंग फोर्क से वापस से आपको रेजोनेंस कराना है, वापस से रेजोनेंस कराना। तो रेजोनेंस कराने के लिए हमारी जो पाइप की लेंथ होना चाहिए वो λ/4 का ऑड मल्टीपल चाहिए। एक लेंथ के बाद नेक्स्ट लेंथ आने के लिए गैप कितना होता है, गैप होता है, अपने इनका डिफरेंस देखा था λ/2 का। लैम्डा आप निकाल सकते हो, वहां पर आपको पता है कि साउंड की स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो लैम्डा निकाल लोगे, λ/2 आ जाएगा फिर। तो नेक्स्ट हायर लेंथ जो होगी वो λ/2 ज्यादा होगी ना पहले से, तो जो पहली लेंथ थी 25 सेंटीमीटर उससे λ/2 और जोड़ना है, λ/2 निकाल के वो आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो तो पहला क्वेश्चन करा अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद एक और करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 करिए, क्वेश्चन नंबर 3 करिए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, an organ pipe E1 is closed at one end vibrating in its first overtone। एक ऑर्गन पाइप है जिसे एक एंड पे क्लोज करा है, मतलब ये वाला केस है, एक एंड पे क्लोज करा है, वो वाइब्रेट कर रहा है फर्स्ट ओवरटोन में। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी n को 0 रखने से आती है और नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी तुम समझ गए कि क्या है यहाँ पे। अब क्या बोला है, अनदर पाइप P2 ओपन एट बोथ एंड वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड ओवरटोन। एक पाइप जो दोनों एंड पे ओपन है, दोनों एंड पे ओपन वाला केस है, वो अपने थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, लिखा उन्होंने वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन मतलब फंडामेंटल के बाद की तीसरी। तो इस केस में फंडामेंटल के बाद की तीसरी क्या होती है, फोर्थ हार्मोनिक होती है। तो इस केस की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला जो था वो होता था हमारे पास n/12 वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये आपको क्वेश्चन में बोला है कि 4 लेना है, और इधर क्वेश्चन में बोला है कि ये नंबर आपको क्या लेना है, 3 लेना है। ठीक है। अब क्या बोला है, आर इन रेजोनेंस विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क। एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से दोनों में रेजोनेंस है। लैंग्वेज पढ़ो अच्छे से। एक ओपन ऑर्गन पाइप है जो एक एंड पे क्लोज है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है दोनों एंड पे ओपन है, वो दोनों एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेंस में, मतलब उनमें फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इस पाइप में जो फ्रीक्वेंसी थी और इस पाइप में फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब यहाँ पे हमारे पास ओवरटोन दिया था थर्ड, मतलब 4 वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय 2 L1। इस केस के पाइप की लेंथ मान लो L2 थी। फर्स्ट केस में यहाँ पे थे फ्रीक्वेंसी 3 Vs/4 L1, उस केस के पाइप की लेंथ मान लो N1 थी, तो ये इक्वल है। इस केस की थर्ड हार्मोनिक मतलब सेकेंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ये होगी और यहाँ पर थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ये होगी, ये दोनों इक्वल है। पाइप की लेंथ L1 और L2 मान ली मैंने। अब पूछा क्या, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ P1 टू लेंथ ऑफ P2, तो L1 L2 का रेशियो पूछा है, मिल जाएगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी Yes, सेम थी हमें, तो मैंने फ्रीक्वेंसी इक्वेट कर दी। यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, दोनों को लिखा और इक्वेट कर दिया। लेंथ अलग अलग मानना थी, मान ली, और लेंथ का रेशियो पूछा आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर ये इक्वल क्यों मांगे सर? क्वेश्चन में लिखा है ना, देख बेटा, उन्होंने लिखा है कि ये दोनों रेजोनेंस में है गिवन ट्यूनिंग फॉर्क से, तो एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से दोनों में रेजोनेंस है।
ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, तो ए की फ्रीक्वेंसी से दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो दोनों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है। Yes, sir. ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अपन, जैसे फोर्थ कर लेते हैं अपन। फोर्थ, ओपन पाइप इज सडनली क्लोज्ड एट वन एंड। एक ओपन पाइप था, उसको एक एंड पे अचानक से क्लोज कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप इज फाउंड टू बी हायर बाय 100 हर्ट्ज देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। जो लिखा है बस वो समझो तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्या लिखा है उन लोगों ने वो समझने की जरूरत है आपको। क्या लिख रहे हैं वो, एक ओपन पाइप था, उसको अचानक से एक एंड पे क्लोज कर दिया। इससे क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ विच फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज पाइप की लेंथ मान लो L1 है, तो उसके थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होगी 3/4L वेलोसिटी ऑफ साउंड। 3/4L वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हायर बाय 100 हर्ट्ज। ये 100 हर्ट्ज ज्यादा है, किससे 100 हर्ट्ज ज्यादा है, देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उससे ये 100 हर्ट्ज ज्यादा है। तो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2L वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 100 हर्ट्ज ये थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आ रहा है समझ में उन्होंने क्या लिखा है। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, पूछा क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी है, ये पूछ लिया है। तो देखो ये V/2L, इसको अगर मैं F मान लूं, V/2L को F मान लूं, तो ये V/4L ये F/2 है ना। आ रहा है क्या समझ में। Yes, sir. V/2L को F माना तो V/4L ये तो F/2 है, और आपसे F पूछा है, सॉल्व करो, F निकाल दो, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज बस समझना थी इसके अंदर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे इंटरफेरेंस बेस्ड। अब आपको ये पूरा बिग बॉक्स कंप्लीट करके लाना है, और आपकी रेस जो इसके ऊपर होगी वो भी कंप्लीट करके ले आना। नेक्स्ट क्लास में इन्हें डिस्कस करेंगे। और अपनी दो चीज बची है, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट, इन दोनों को अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके क्वेश्चंस जो सॉल्व करोगे वो डाउट्स प्लस ये दोनों चीज अपन देखने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा पढ़ के आ जाना। ठीक है, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, वैसे भी आज का ऑफिशियल टाइम हो गया है, तो अपन अब रुकते हैं। आपका वेव चैप्टर ऑलमोस्ट एंड ही हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर और उसके नेक्स्ट लेक्चर तक तो अपन पूरा ही खत्म कर देंगे।